अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज हमारी हिस्ट्री की क्लास है और आपको मालूम होगा पिछली क्लास में हमने टीएमए सॉल्व किया था, लेकिन उससे पिछली क्लास में हमारा लेसन नंबर 9 शुरू हुआ था जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत का क़याम और तोसी। तो दिल्ली सल्तनत में अभी तक हमने क्या पढ़ा था? शुरू में हमने देखा था दिल्ली सल्तनत में कि कैसे हिंदुस्तान में अरबों का आना शुरू हुआ। हिंदुस्तान पर अरब का पहला हमला कब हुआ? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के इलाके में हमला किया। इसके बाद आते हैं महमूद गजनवी, उनके हमले होते हैं सन 1000 से 1026 में 17 बार हिंदुस्तान पर हमले होते हैं महमूद गजनवी के जरिए। ठीक है, महमूद गजनवी के बाद आते हैं मोहम्मद गौरी, इनके हमले होते हैं 1173 ईस्वी में। ठीक है, और मोहम्मद गौरी के साथ जो गुलाम आए थे उनको वो यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। वही गुलाम खानदान जो अरब से आए थे, या अरब से मतलब हम ये कहें कि तुर्क से आए थे। ठीक है, उन्हीं गुलामों में से एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो यहाँ अपनी सल्तनत कायम करते हैं और उस खानदान को कहा जाता है ममलूक सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में हम 5 खानदानों के बारे में पढ़ने जा रहे थे, जैसे पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था। इसमें पहला खानदान था ममलूक या गुलाम खानदान। ठीक है, इसके बाद गुलाम खानदान में हमने 2 बादशाह पढ़ लिए थे जो सुल्तान थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद उनके दामाद अल्तमश के बारे में। और तीसरी जो यहाँ आती है ममलूक खानदान में, वो सुल्ताना आती है, रजिया सुल्ताना। ठीक है, तो इससे पहले हम आगे बढ़े एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। हम दिल्ली सल्तनत में हम किन 5 खानदानों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको बताया है, पहला तो आपका यही हो गया स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, यानी वही स्लेव का मतलब होता है गुलाम। गुलाम खानदान 1206 से 1290 ईस्वी। इसके बाद आता है खिलजी खानदान 1290 से 1320 ईस्वी। इसके बाद आते हैं तुगलक, फिर आते हैं सैयद, लास्ट में आते हैं लोधी। तो ये 5 खानदान हम इस लेसन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी हमारा पहला चल रहा था स्लेव डायनेस्टी या फिर गुलाम खानदान, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हमने पढ़ा था इल्तुतमिश या फिर अल्तमश, इनको बोलते हैं शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, इसके बाद आती है रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना कौन थी? देखिए, जब अल्तमश को अपना जो उनके बाद कौन सुल्तान बनेगा इस बात का चुनाव करना था, तो वो अपने बेटों को लेकर ज्यादा मुत्तफिक नहीं थे। वो मानते थे कि जो मेरे बेटे हैं वो इस लायक नहीं कि वो सुल्तान बने दिल्ली के। उन्हें अपने बेटों से ज्यादा अपनी बेटी रजिया पर ज्यादा यकीन था। तो उन्होंने जो है लास्ट में अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को ही दिल्ली की सुल्ताना के तौर पर देखा। लेकिन जो उस वक्त दरबार में अमीर थे, जो वजीर थे, ज्यादातर उनमें तुर्क थे, उनको ये बात गुजर नहीं थी कि एक औरत सुल्तान बने। ठीक है, तो इसी वजह से इनके बीच जो इनके बेटे हैं, जो सारे वजीर थे जिनको चहलगानी कहा जाता था, वो सब उनके बेटे की तरफ हो जाते हैं और एक तरफ रजिया सुल्ताना खुद अपनी लड़ाई लड़ती हैं। तो ये जो थे पहली एक औरत थी जो सुल्तान बनी थी। ठीक है, रजिया सुल्ताना 1236 से 40, सिर्फ 4 साल का इनका दौर था। ये फर्स्ट एंड ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया। जो वस्ती दौर है उसकी पहली और आखिरी एक तरह से हम कह सकते हैं। सिर्फ यही एक मुस्लिम औरत थी जो सुल्तान बनी थी। ठीक है, शी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू मुस्लिम थियोलॉजियंस एंड नोबल्स। उस वक्त के जो वजीर थे, मुस्लिम वजीर और तुर्क वजीर जो थे, उन्होंने वो इससे राजी नहीं थे। ठीक है, और इसी के साथ बाकी जो गुलाम थे, जो गवर्नर थे, वो भी इनसे राजी नहीं थे। और लास्ट में इनका हश्र क्या होता है कि इनको मार दिया जाता है। ये देखिए,
एक बार यहाँ इनका इंट्रो पढ़ लेते हैं। आखिरी दिनों में जानशीनी के मसले ने अल्तमश को बहुत परेशान किया। अल्तमश अपने किसी बेटे को तख्त शाही के लायक नहीं समझता था। उसकी खुद की मर्जी अपनी बेटी रजिया के बारे में थी। रजिया को वो सुल्तान बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रजिया को अपना जानशीन बनाया। लेकिन उसकी वफात के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज, ये किसका बेटा था? अल्तमश का और रजिया का भाई, ठीक है। कायदीन की मदद से तख्त नशीन हुआ। जो फौजी हुक्मरान थे उनको अपनी तरफ इन्होंने मिला लिया था। और लास्ट में क्या होता है, तबका अमरा ने महसूस किया कि खातून होने के बावजूद वो उनके हाथों में कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी, इसलिए अमीरों ने सूबों में उसके खिलाफ बगावत की शुरुआत कर दी। उन्होंने इस पुरनुस्वानी पाकबाजी की और अबैसनीन अमीर याकूत से बहुत ज्यादा दोस्ती का इल्जाम लगाया। एक इनका गुलाम था याकूत, तो जो अमीर थे उन्होंने इन पर इल्जाम लगाया कि रजिया की जो है अमीर याकूत से बहुत ज्यादा दोस्ती है। इस पर इस तरह का इल्जाम लगाकर इनको लास्ट में इनको मार दिया गया। इस तरह सिर्फ 1240 तक सिर्फ 4 साल की इनकी दौरे हुकूमत रही रजिया सुल्ताना की। इसके बाद आते हैं नसीरुद्दीन महमूद। सुल्तान और तुर्की सरदारों चहलगानी के दरमियान इख्तिदार की जो जंग रजिया के दौरे हुकूमत में शुरू हुई थी वो जारी रही। चहलगानी जो ममलूक खानदान की जो सल्तनत थी, जो दरबार था, उसमें 40 वजीर हुआ करते थे। और ये जो वजीर या फिर इनको हम अमीर भी कह सकते हैं, ये सब तुर्क थे, ठीक है। तो एक तरह से जो ममलूक खानदान है या फिर हम कहें जो दिल्ली सल्तनत है, उसमें इन अमीरों का काफी ज्यादा रोल है। एक तरह से इतनी पावर इनकी हो चुकी थी कि यही लोग सुल्तान बनाते थे, और अगर सुल्तान उनकी मर्जी के खिलाफ काम करता था तो ये उसको हटा भी दिया करते थे। इतनी ज्यादा इनकी ताकत हो चुकी थी। वैसे ही इन चहलगानी ने बहराम शाह 1240 से 1242 इनको पहले बनाया, फिर इनको हटा दिया। उसके बाद मसूद शाह 1242 से 1246 इनको बनाए गए, बाद में हटा दिए गए, ठीक है। इसके बाद आते हैं बलबन। इनका दूसरा नाम भी है बलबन का। इनका दौर हुकूमत है 1266 से 1287 ईस्वी तक। सुल्तान और तुर्क अमरा के दरमियान इसी वक्त तक जंग जारी रही जब तक कि उनमें से एक तुर्क सरदार उल खान ने, जिसे बलबन के नाम से तारीख में जाना जाता है, धीरे धीरे सारे इख्तियारात को गज़्ब कर लिया। जो बलबन थे ये भी इन चहलगानी में शामिल थे, ठीक है। गुलाम थे ये भी इन चहलगानी जो 40 अमीर थे इनमें शामिल थे। लेकिन ये आगे जाकर सुल्तान बन जाते हैं और उन पर अपना कब्जा कर लेते हैं, या उनको अपनी बात मानने पर मजबूर कर देते हैं। जो चहलगानी थे उनको अपनी बात मानने पर मजबूर कर देते हैं और आखिरकार 1266 ईस्वी में वो तख्त नशीन होते हैं।